बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिफ और उर्दू वॉइस स्टोरीज विद आसिफ में आपका खुश आमदीद। ये वाक़या मेरे एक दोस्त के कज़न के साथ पेश आया था, बल्कि इसको वाक़या नहीं पूरा किस्सा कहेंगे, जो पूरे 6 महीने तक उनके साथ चलता रहा। मेरा दोस्त बताता है कि उसका तायाजाद भाई यानी उसका कज़न, जिससे मुतल्लिक ये आज की स्टोरी है, वो लोग उनके साथ एक ही घर में रहते थे। आगे मेरे दोस्त की ज़बानी ही सुने। मैं और मेरे ताया दोनों एक ही घर में रहते थे। हमारे घर में टोटल 2 फ्लोर्स थे। हर फ्लोर में 2 कमरे थे। चूंकि हमारी फैमिली छोटी थी, इसलिए हमको वो 2 कमरे काफ़ी थे। पर मेरे कज़न वालों की फैमिली बड़ी थी। उनकी फैमिली में मेरा कज़न, उसका वालिद और वालदा और 3 छोटे बहन भाई भी शामिल थे, तो उनको वो 2 कमरे कम पड़ते थे। ये सन 2006 की बात है, जब मेरे कज़न के वालिद की गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट हुई और उनको अच्छी खासी पेंशन भी मिली। अब वो अपना अलग घर खरीदना चाहते थे। चनाचा हमारे वालिद ने उनके वालिद को दादा वाली जगह में से उनका हिस्सा दे दिया, तो उन्होंने अपनी पेंशन और हिस्से के पैसे मिला के एक खूबसूरत सा सिंगल स्टोरी बंगला खरीद लिया। वो बंगला बहुत खूबसूरत था। इस बंगले में नीचे 4 कमरे थे, एक लॉन था और एक कार गैराज भी था और ऊपर छत थी। चूंकि ये बंगला शहर से थोड़े बाहर के इलाके में था, तो उनको बहुत ही मुनासिब कीमत पर मिल गया था। ये एक न्यू कंस्ट्रक्टेड सोसाइटी थी। यहां बहुत कम ही घर आबाद थे। जिस जगह उन्होंने बंगला लिया, उसके सामने 20 फुट की सिंगल रोड थी और उसके बाद पुराने से कब्रिस्तान की दीवार थी। उनकी बंगले की छत से दूर दूर तक फैला हुआ कब्रिस्तान साफ नजर आता था। और जिस बंगले में ये लोग रिहाइश पजीर थे, उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के बंगले अभी तक खाली थे और इन सब की एक जैसी शेप और डिजाइन बनी हुई थी और सबकी दीवारें आपस में मिली हुई थी। यहां मगरिब के बाद ऐसा सन्नाटा हो जाता था जैसे कोई रात के 2 बजे का टाइम हो। कज़न बताता है कि जब वो उस घर में शिफ्ट हो गए तो इनके साथ कुछ मामलात होने लग गए, जैसे रात को छत पर किसी के चलने की आवाजें आना। आवाजों से ऐसे लगता था जैसे कोई लाठी के साथ छत पर चल रहा हो। लोगों की बातों की आवाजें आना, जो कोई अनजान जबान के अल्फाज होते। सोते हुए कमरे की लाइट खुद ही जल जाना। कभी बच्चों के खेलने की आवाजें आना। हमारे कज़न के अब्बू का कहना था कि ये बंगले काफी टाइम से बंद हैं। आबादी भी खास नहीं है और पास ही कब्रिस्तान भी है, तो ऐसी जगह थोड़ी बहुत भारी होती हैं। ये नए आने वालों को कुछ दिन तंग करते हैं ताकि डर के भाग जाएं। जब ये देखेंगे कि हम नहीं डर रहे, तो ये खुद ही कहीं और चले जाएंगे। वो बात तो ठीक कर रहे थे, पर शायद वो ये भूल गए कि जब वो ये बातें कर रहे थे, तब वो मखलूकात भी ये सब सुन रही थी। अब दोनों तरफ से जान तोड़ कोशिशें शुरू हो गईं, इंसान और जिन्नात की। दोस्तों, कहानी अब एक नए मोड़ पर आ रही है और आप सबसे गुजारिश है कि साथ बंधे रहिएगा। मेरा कज़न बताता है कि एक रात सोते हुए उसको प्यास लगी। वो पानी पीने किचन की तरफ जा ही रहा होता है कि उसकी नजर टीवी लाउंज में पड़ती है। ये देखकर उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि टीवी लाउंज में एक बच्चा एक सोफे से दूसरे सोफे पर उछल कूद कर रहा है। वो फौरन से वापस अपने कमरे में भाग आता है और घर वालों को नहीं बताता कि कहीं वो डर ना जाए। ऐसे ही एक मर्तबा मैं उस कज़न के घर गया हुआ था और हमारे साथ एक तीसरा दोस्त भी था। ये कोई शाम मगरिब के बाद का टाइम था। हम तीनों घर की छत पर खड़े अम्मी अब्बू से छुप के सिगरेट पी रहे थे।
तो क्या देखते हैं कि बराबर वाले घर की छत पर एक औरत खड़ी है। सफेद कलर की लंबी सी कमीज टाइप कुछ पहने हुए थी और उसकी कमर हमारी तरफ थी। उसके बाल बहुत ही लंबे और खुले हुए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सामने की दीवार पर खड़ी हो जाती है। ऐसे लग रहा था जैसे वो नीचे कूदना चाहती है और अभी तक हमारी तरफ उसकी कमर ही थी। हम उसका चेहरा नहीं देख पाए। हमने उसको आवाजें लगाई पर वो नीचे कूद गई। हम तीनों नीचे भागे। जब नीचे पहुंच के रोड पर देखा तो वहां कोई ना था। अभी हम हैरान परेशान वहां खड़े हुए ही थे कि हमारे में से एक की नजर ऊपर छत पर पड़ी तो वो औरत अब हमारी छत की दीवार पर खड़ी थी। हम तीनों डर गए। उसके बाद हम तीनों में से किसी की वापस छत पर जाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। इस वाकये के कुछ दिनों बाद मेरे कजन के वालिद यानी मेरे चाचा की रात में अचानक तबीयत खराब हो गई। वो दोनों हाथों से अपने गले को पकड़कर ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कोई अनदेखी मखलूक उनका गला दबा रही हो और कुछ ही सेकंड में वो ढीले हो गए। उनकी आंखें बहुत ज्यादा फटी हुई थी और उनका इंतकाल हो चुका था। डॉक्टर को बुलाया। वो आके देख के बताता है कि इनको अस्थमा का अटैक आया है और सांस रुकने की वजह से इनकी डेथ हो गई है। घर में मातम का समा था। सब दुखी थे और रो रहे थे। मैयत को दफन करने का वक्त आता है। उनको घर के सामने वाले कब्रिस्तान में ही दफना दिया जाता है। उनके इंतकाल के 3-4 दिन के बाद मेरा कजन रात को खाना खा के सिगरेट पीने घर से बाहर निकलता है। वो सिगरेट पीने के साथ साथ चहलकदमी भी कर रहा होता है। वो घर से 20-30 कदम ही दूर जाता है तो उसकी नजर सामने वाले कब्रिस्तान के गेट पर पड़ती है जो थोड़े फासले पर होता है। उस गेट के ऊपर एक स्ट्रीट लैंप लगा होता है। यह देखकर वो ठठक के रुक जाता है कि उस गेट के साथ ही उसके मरहूम वालिद खड़े हैं जिनकी डेथ 4 दिन पहले हो चुकी थी। ये देखकर उसको लगता है कि शायद उसका वहम है, पर वो 15-20 सेकंड तक उसको देखकर मुस्कुराते रहे और अचानक से उनकी शक्ल बदलना शुरू हो जाती है और बहुत ही भयानक शक्ल में बदल जाते हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे कजन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मेरा कजन चीखे मारता हुआ अपने घर की तरफ भागता है। घर में दाखिल होते ही सब इसको देख रहे होते हैं जो पसीने से नहाया होता है और खौफ से कांप रहा होता है। इससे पहले कि वो घर वालों को कुछ पता था, घर की लाइट चली जाती है और साथ ही मेन गेट जोर जोर से बजने लगता है जैसे कोई हथौड़े मार रहा हो। अजीब सी चीखों पुकार शुरू हो जाती है। सब घर वाले डर जाते हैं। सब एक साथ चिपक कर बैठ जाते हैं। तकरीबन 10 मिनट तक ये चलता है। फिर खामोशी छा जाती है और लाइट भी आ जाती है। कजन वाले सब लोग रात जाग कर गुजारते हैं। अगले दिन सुबह मेरे कजन के घर उसका एक दोस्त आता है। वो अपने दोस्त को सारा माजरा बताता है तो उसका दोस्त उसको बताता है कि उसके मोहल्ले में एक आलिम रहता है जिसकी उसने बहुत तारीफ सुनी हुई है। कजन उसी टाइम उसके साथ जाकर आलिम से मिलता है। आलिम उसका एड्रेस ले लेता है और कहता है कि मैं दोपहर में आता हूं। अब उनको एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। खैर असर के टाइम वो आलिम आ जाता है। आलिम आके पूरे घर में दम करता है और बताता है कि ये सारा इलाका भी पहले कब्रिस्तान का हिस्सा था और तुम्हारे वालिद को भी इन्होंने ही मारा है। लेकिन डरो मत, मैं पढ़ाई करूंगा, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। ये कह के वो चला जाता है। वो रात सुकून की गुजरती है। उस रात तो कुछ नहीं होता, पर
अगली सुबह उनको गैलरी से गंदे बदबूदार और खून आलूद कपड़े मिलते हैं जो मेरे कजन की वालदा के होते हैं, और उसकी वालदा के चेहरे पर ऐसे कट्स के निशान थे जैसे किसी जानवर ने पंजों से नोचा हो। वालदा के बेडरूम की दीवारों पर खून के छींटे पड़े हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई कहना चाह रहा हो कि अगला नंबर उसकी वालदा का है। इतने में उसके घर की घंटी बजती है। वो जाके देखता है तो उसका वही दोस्त होता है जिसने उसको आलिम के बारे में बताया था। वो बताता है कि वो आलिम कल शाम से घर नहीं पहुंचा। कजन हैरान और परेशान बुत बन के खड़ा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। इतने में बाहर कुछ लोगों का शोर सुनाई देता है। वो जाके देखते हैं तो सामने कब्रिस्तान की तरफ से शोर आ रहा होता है और कुछ लोगों का रश दिखाई देता है। वो भी उस रश में घुस के देखते हैं तो उन दोनों के दिल भी उछलकर हलक में आ जाते हैं, क्योंकि सामने आलिम साहब की लाश पड़ी होती है। उनके कपड़े जगह जगह से फटे होते हैं और पूरे जिस्म पर पंजों के निशान होते हैं, जैसे बहुत सारे जानवरों ने मिलकर उन पर हमला कर दिया हो। वो निशान बिल्कुल ऐसे थे जैसे उसकी वालदा के चेहरे पर थे। ये सब होने के बाद अब वो लोग एक सेकंड के लिए भी इस घर में नहीं रुकना चाहते थे। वो उसी टाइम हमारे घर वापस आ गए और कुछ ही दिनों में वो घर जिससे लिया था उसको वापस औने पौने दामों बेच के एक फ्लैट लेके वहां पर शिफ्ट हो गए। उस बंगले से निकलने के बाद उनके साथ फिर कोई हादसा नहीं हुआ, पर आज भी जब हम दोनों साथ बैठे होते हैं और इस बात का जिक्र निकल आता है तो हम दोनों खौफ से कांप जाते हैं। दोस्तों, ये आज का वाकया आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।